Good morning, students. I, Rekha Berwal, Associate Professor, welcome you all in my today's class. आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, होम डेकोरेशन या गृह सज्जा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गृह सज्जा का या होम डेकोरेशन का हमारे जीवन में कितना महत्व है, तो इसके विभिन्न पहलुओं पर या इसको एक नए तौर से हम समझने का प्रयास करेंगे कि गृह सज्जा होती क्या है, ये किन किन प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित होती है और हम इसको कैसे अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर गृह सज्जा या इंटीरियर डिजाइनिंग डेकोरेशन किसको कहते हैं। यह घर में रहने वालों की मूलभूत तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं एवं घर में उपलब्ध साधन एवं उपकरणों के मध्य समायोजन की कला है और इस प्रकार घर में एक सुखद वातावरण बनाने का प्रयास भी है। इस परिभाषा के द्वारा यह तो स्पष्ट है कि गृह सज्जा द्वारा घर की जो सिचुएशन है या दशा है उसमें एक उल्लेखनीय परिवर्तन हम महसूस करते हैं। तो इन प्रस्तुत पिक्स में भी हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इंटीरियर डेकोरेशन के द्वारा हम अपने घर को बहुत ही सुव्यवस्थित और सुंदर बना सकते हैं। प्रत्येक वस्तु के सौंदर्य एवं आकर्षण पक्ष का संबंध कला से होता है और मनुष्य सदा सदैव ही कला प्रेमी रहा है। अतः कला के मौलिक सिद्धांतों का पालन करते हुए घर में विभिन्न वस्तुओं को रुचिपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करना गृह सज्जा या घर की सजावट होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि घर की सजावट में कला और कल्पनाशीलता के समावेश की अवहेलना नहीं की जा सकती। मीन्स इसके द्वारा अपनी जो इमेजिनेशन पावर है उसको और जो उस कला के सिद्धांत हैं उन दोनों को ही फॉलो करके हम अपने घर को एक नया आयाम अवश्य ही दे सकते हैं। इंटीरियर जो डिजाइन है वो भी एक ऐसा विज्ञान है जो कला के एक काम का डिजाइन पड़ता है जो इमारत में है और साथ ही जो रहने वाले मनुष्य हैं उनकी समस्याओं को हल करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। और आजकल हम देखते हैं कि इंटीरियर डिजाइनिंग का जो प्रोफेशन है वो बहुत अधिक विस्तृत होता जा रहा है। हम सभी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर में करवाना चाहते हैं और एक प्रोफेशनल इंटीरियर जो डिजाइनर है उसकी हम अपने घर की सजावट में उसकी हेल्प लेते हैं या उसका मार्गदर्शन लेते हैं। तो यह एक बहुत ही बड़ा प्रोफेशन बन चुका है। इस प्रोफेशन के इस प्रोफेशन पर ही जो हमारी जो मार्केट इंडस्ट्री है वो भी बहुत कुछ डिपेंड करती है। तो ये एक बदलाव है आजकल के जो बिजनेस में। विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में एक है जो डिजाइन के विज्ञान पर आधारित है और विज्ञान के इस क्षेत्र का लक्ष्य एक जो निर्मित वातावरण है यानी कि जो घर है और उसके समर्थन में आने वाले भौतिक और गैर भौतिक जो तत्व हैं उन सब के बीच में एक समायोजन की तरह से काम करता है। इसलिए बेहतर जीवन के लिए इसमें मानव जीवन की गुणवत्ता है। इंटीरियर जो डिजाइन है वास्तुकला के क्षेत्र को भी शामिल करता है जो एक इमारत को अंदर तक कवर करता है। उदाहरण के तौर पर अस्थाई जो चीजें हैं या जो लाइव हैं वो चीजें या जो डेकोरेशन वाली जो चीजें हैं। मान लीजिए डिजाइन का जो हम काम है उसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। यानी कि सबसे पहले इंटीरियर डिजाइन का तय होना कि जो मौजूदा बिल्डिंग है उसकी प्लान, उसकी लेआउट, उसकी फर्श व्यवस्था या प्लान
उसके जो रूफ या छत है उसकी प्लान, और इसके अलावा जो उसके फैलाव और जो प्रसार है यानी कि बाहर का जो एक्सटीरियर है वो, और एनिमेशन और कुछ अन्य जो तकनीकी प्रस्तुति के द्वारा लेआउट से इंटीरियर डिजाइन का जो डिजाइन तय किया गया है। तो सबसे पहले तो हम इस बात पर वर्क करते हैं, या एक इंटीरियर डिजाइन इन सब बातों को इंटीरियर डिजाइनिंग की तरफ बढ़ता है। दूसरा, इंटीरियर जो चलने का डिजाइन या इंटीरियर जो डिजाइन का जो सूक्ष्म डिजाइन है, माइन्यूटली जो डिजाइनिंग के पॉइंट्स हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर फर्नीचर का डिजाइन या अन्य किसी प्रोडक्ट या वॉल के ऊपर भी जो कोई डिजाइन है, और इसके अलावा जो आंतरिक परिदृश डिजाइन है यानी कि इंटीरियर के भी जो फर्नीचर है या वॉल है उसके अंदर के जो डिजाइन है, और हस्तकला यानी कि कुछ ऐसी जो उकेरी जाने वाली या जो कार्विंग वाले डिजाइन्स भी होते हैं, उनका भी समायोजन इनके इस डिजाइन में किया जाता है। और तीसरा, सजावटी डिजाइन, जैसे शादी के गहने डिजाइन करना या जन्मदिन की पार्टियों को ही डिजाइन करना आप कह सकते हैं। इसी प्रकार से मान लिया कि घर है, तो घर के अंदर कोई स्पेशल अगर डेकोरेशन की बात है, जैसे कि अभी दिवाली आने वाली है और या कोई अन्य कोई ऐसी पार्टी का आयोजन करना है, तो उससे रिलेटेड जो डिजाइन बनाए जाते हैं वो सजावटी डिजाइन कहलाएंगे। यानी कि कुछ थीम बेस्ड डिजाइन और स्पेशल ओकेजन के लिए ही किए जाने वाले। इसका हम ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी विशेष आयोजन के लिए हम कोई कॉर्नर बना सकते हैं, कोई हॉल बना सकते हैं, या लॉबी में भी कुछ ऐसी डेकोरेशन कर सकते हैं जो कि स्पेशल डेकोरेटिव डिजाइन के ऊपर ही आधारित होती है। और ये न केवल हम प्रोफेशनली बाहर जो आयोजन के स्थल है उनमें भी हम बहुतायत में इसका हमें देखने को मिलता है, बल्कि जो हमारा ड्राइंग रूम है वो लगभग यही डेकोरेटिव डिजाइन का एक बेहतर नमूना हम कह सकते हैं, अगर हम घर की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, ये सारी बातें हमने इसलिए की कि एक डेप्थ हमें मिले, एक थोड़ा सा आइडिया या एक गहराई में जाकर हम ये समझ सके कि इंटीरियर डिजाइनिंग में हम क्या क्या करते हैं और किस किस प्रकार से आजकल ये चलन में है। अब बात करते हैं कि इंटीरियर जो डिजाइन है उसमें जो व्यवस्था है उससे उसमें कौन कौन से ऐसे संबंधित चीजें हैं जिनको हम इस्तेमाल करके हम अपने जो गृह सज्जा है या इंटीरियर डिजाइनिंग है उसको और भी बेहतर बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चीज आती है वो है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर एक फिजिकल जो स्ट्रक्चर है हमारे किसी भी घर पे, ये हम सभी इससे वाकिफ हैं, चाहे वो बेडरूम की बात करें, चाहे हम स्टडी रूम की बात करें, चाहे हम ड्राइंग रूम की बात करें या सिटिंग रूम की बात करें। तो फर्नीचर के बिना तो कोई भी जो हमारा इंटीरियर है वो पूर्ण नहीं हो सकता। तो इसमें अगर हम बेडरूम की बात करते हैं या सोने का कमरा जहाँ पे हम बात करते हैं, तो उसमें सुव्यवस्थित तरीके से कुछ एक सबसे सर्वप्रथम जो हमारे दिमाग में आएगा वो बेड की सुव्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा कोई सेटी या कुछ बैठने के लिए कुछ छोटा स्ट्रक्चर हो सकता है, या उससे कुछ छोटी सी स्टडी टेबल भी हो सकती है। और इस तरह से हम बात करेंगे कि जो बेडरूम है उसमें क्या क्या होना चाहिए। और यदि हम बात करते हैं ड्राइंग रूम की या लिविंग रूम की, तो उसमें हम अ, सबसे पहले जो फर्नीचर में हमारे दिमाग में या जहन में बात आएगी वो है या तो कुर्सी मेज हो या फिर बैठने की सुव्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें कि हम सोफा को प्रेफर करेंगे, या सेटी भी हो सकती है, वो अपने अपने बजट के अनुसार होगा। फिर बात करते हैं जैसे मिरर। मिरर का भी एक अपना ही
हर जगह हर ग्रह व्यवस्था में अलग अलग स्थान पे अपना एक विशेष महत्व है। चाहे वो ड्रेसिंग एरिया हो, चाहे वो बाथरूम का एरिया हो, या कहीं पे अन्य हम फॉल्स वॉल भी हम दिखा सकते हैं। फिर बात करते हैं चित्रकारी या पेंटिंग्स की। तो पेंटिंग्स के द्वारा भी हम अपने घर को एक नया लुक्स दे सकते हैं। उसमें हम एथनिक लुक, ट्रेडिशनल लुक, मॉडर्न लुक, वेस्टर्न लुक, या कोई भी ऐसा स्टाइल जिसको हम फॉलो करके जो पेंटिंग है उसके द्वारा हम अपना जो इंटरेस्ट है उसको शो कर सकते हैं। और जो चित्रकला है या पेंटिंग है वो सदैव ही पुराने समय से ही मानव को प्रिय रही है, और वो अपनी कलात्मकता का एक इसे सशक्त माध्यम समझता है। तो उसके द्वारा भी हम इंटीरियर को नए आयाम दे सकते हैं। फिर है कवच लैंप या डिफरेंट टाइप्स के जो लैंप्स हैं। लैंप्स का एक अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि ये लाइटिंग व्यवस्था भी एक इंटीरियर, हमारे जो इंटीरियर है उसका एक अभिन्न अंग होता है। कि लाइटिंग के बगैर कोई भी गृह सज्जा पूर्ण नहीं हो सकती। तो विभिन्न प्रकार के लैंप या लाइटिंग का अपना एक विशेष महत्व होता है। फिर हम बात करते हैं इंडोर प्लांट्स। इंडोर प्लांट्स भी हमारी जो गृह सज्जा है, सजावट है, उसको चार चांद लगाने का काम करता है। फिर बात करते हैं न केवल चार चांद लगाते हैं पौधे, बल्कि हमें ऑक्सीजन भी देने वाले होते हैं। तो हम जो इंडोर प्लांट्स हैं ऐसे प्लांट्स चूज कर सकते हैं जो कि ऑक्सीजन देने वाले, हम जैसे कि मनी प्लांट हो सकता है, या इस तरह के कुछ अन्य प्लांट्स भी। फिर बात करते हैं कुछ पार्टीशन की। पार्टीशन के द्वारा भी हम अपना जो एरिया है उस, अगर हम बड़ा किसी एरिया में हम डेकोरेशन की बात करते हैं तो पार्टीशन के द्वारा, जैसे कि लॉबी है, उसको हम पार्टीशन के द्वारा एक नई लुक्स दे सकते हैं। और न केवल नई लुक्स, बल्कि उसे एक पर्पसफुल तरीके से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है सजावटी पेंट। हम कुछ डिफरेंट मोटिव भी बना सकते हैं, और डिफरेंट शेड्स के द्वारा भी हम जो सजावटी पेंट है उसके द्वारा, जैसे कि एक वॉल को हम हाईलाइट कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं, उसको कुछ टेक्सचर दे सकते हैं, जिससे कि वो डेकोरेशन का काम करता है। फिर बात करते हैं वॉलपेपर। वॉलपेपर भी हमारा जो इंटीरियर डिजाइनिंग है या जो गृह सज्जा है उसका एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। हालांकि ये चलन के अनुसार बदलता रहता है। कभी कभी पेंट का ज्यादा चलन होता है, कभी कभी वॉलपेपर का। और आजकल जो इंटीरियर चल रहा है उसमें तो बहुत सारी अन्य चीजें भी, जैसे कि टाइल्स ही हैं, फॉल्स पेपर ही हैं, फॉल्स सीलिंग है, उन सब का भी बहुत अधिक चलन है। तो इस प्रकार से हमने समझने का प्रयास किया कि इन सब चीजों के द्वारा हम अपने घर को नया आयाम दे सकते हैं। इसके अलावा उपरोक्त जो भी चीजें हमने इस्तेमाल की, उसको कुछ सिद्धांत हैं उनके तौर पर भी हमें उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कला के सिद्धांत होते हैं, और उन कला के सिद्धांतों को इस्तेमाल करते हुए ही हमें अपने इंटीरियर डेकोरेशन या घर की सजावट को करना चाहिए। यदि हम इन इंटीरियर जो डिजाइनिंग के या कला डिजाइनिंग के जो सिद्धांत हैं उनको फॉलो करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम एक बेहतर गृह व्यवस्था एवं गृह सजावट कर पाएंगे। जैसे कि ये सिद्धांत कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अनुपात और पैमाने, यानी कि स्केल्स। एक निश्चित अनुपात होना चाहिए, प्रोपोर्शन होना चाहिए, और एक स्केल होना चाहिए, हमारे पास एक नाप या माप होना चाहिए कि हम
उक्त कमरे में या उक्त स्थान पर किस प्रकार की डेकोरेशन करने जा रहे हैं। क्या जो रूम है वो बहुत छोटा है, तो हम जो उसके अंदर फर्नीचर बनाए वो ज्यादा हेफ्टी या भरा हुआ नहीं होने चाहिए। तो यह सिद्धांत हमेशा अधिक संतुलित देखने के लिए आकार और आकार से संबंधित होता है। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारा डिजाइन होगा वो बैलेंस्ड होगा। फिर बात करते हैं रंग। रंग के साथ कमरे में और अपने मनोवैज्ञानिक रहने को अपनी जो मनोवैज्ञानिक वृत्ति है या जो मानसिकता है उसको प्रभावित करता है। जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों के कमरे कमरे के रंग की, तो निश्चित तौर पर बच्चों का जो रूम है उसका रंग बच्चों को जो पसंद आने वाले रंग है या शेड्स हैं वैसा होना चाहिए, ताकि उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े। जैसे अगर गर्ल के लिए हम या लड़की के लिए हम रूम को डिजाइन कर रहे हैं तो उसको निश्चित तौर पर पिंक या पिंक की जो शेड्स हैं वो ज्यादा पसंद होंगी। तो हमें ऐसे रंग चुनने चाहिए जो उस कमरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त हों। इसी प्रकार हम किचन के लिए रेड, ऑरेंज, येलो ऐसे टिंच का या सफेद रंग भी ऐसे कलर का हम कुछ जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं फोकल बिंदु या कमरे के आकर्षण। जैसे कि मेन डोर का दरवाजा हो सकता है या खिड़की की स्थिति को भी हम कह सकते हैं। फोकल बिंदु या एम्फेसिस, यानी कि एक कोई भी ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो कि कमरे को ज्यादा आकर्षक रूप दे सके। फिर बात करते हैं ताल या लय की। और देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सभी पैटर्न हैं उनकी कहीं ना कहीं उनकी शेप या शेड कहीं ना कहीं उसकी रिपीटेशन भी होनी चाहिए। इसको भी हम इस रूप में देख सकते हैं कि वो भी फॉलो करना बहुत आवश्यक है। फिर है विवरण या स्विच का चयन। विवरण यानी कि डिटेलिंग होनी चाहिए जो भी हम डिजाइन देख रहे हैं, जैसे कि नीचे वाले जो पिक्स हैं उनमें हम देख पा रहे हैं। फिर फूल के बर्तन का जो स्थान है, यानी कि फूल के बर्तन का स्थान मतलब जो भी हमने फूलदान रखा या गुलदस्ता यदि हमने कहीं पे कमरे में रखा, या एक कमरे में जो लाइट है वो किस प्रकार से आ रही है, कहाँ हमने फ्लावर रखने हैं, कैसे पोट के अंदर हमें फ्लावर को डेकोरेशन करना है या किसी कॉर्नर में करना है या छोटी टेबल पर करना है, तो उस सब का भी बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए। और ओवरऑल बैलेंस कितना है। तो इस प्रकार से हमने समझने की कोशिश की कि किस तरह से हम अपने घर को नया लुक या नया रूप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट hearing. Thanks.